जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है 17 तारीख से 17 फरवरी। ज़्यादा दिन समय है नहीं, तो रीज़न क्या है कि कल से पेपर शुरू हो रहा है। आपका पहला दिन हिंदी है और आपके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आप हिंदी का कोई हम पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं और अगर गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जो हमारे द्वारा कुछ सेलेक्ट किया गया है क्वेश्चन को अगर लेना चाहते हैं तो कॉल नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट है 9631116673 इस पर व्हाट्सअप करेंगे हाय, और आपको हम प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, बहुत सारा काम होता है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, तो क्लास 10, क्योंकि बहुत पढ़े होंगे आप, फिर भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि बहुत फार्मूला याद नहीं हुआ, बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, चाहे कन्फ्यूजन बना होगा कि क्या होगा मैथ में, कि अधिकतर बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लेकर क्या आए हैं हम, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की संपूर्ण गणित लेकर आए हैं। यानी इसमें चैप्टर वाइज आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे, और आप जानते हैं क्लास 10 का जो मैथ होता है एग्जाम में फार्मूला बेस्ड ही होता है। लगभग 80 से 85% कह सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, फार्मूला बेस्ड। अधिकतर जगह आपको एक फार्मूला से काम चल जाता है, और कहीं कहीं ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके बनता है। जैसे कि कुल क्षेत्रफल दे देगा, घन का कहेगा कुल क्षेत्रफल दे दिया है और आयतन निकालिए। तो आप जानते हैं कुल क्षेत्रफल का फार्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको भुजा निकालना होगा और तब आपको आयतन निकालना होगा। तो हम बारीकी से आज समझेंगे और थोड़ा एग्जाम्पल लेकर ही समझेंगे। हम बच्चों से बात किए थे तो बोले कि नहीं एग्जाम्पल लेकर ही कराइएगा, तो हम सोचे डायरेक्ट सरपट फार्मूला ही करा दे फटाफट, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी देने की बात हुई। चलिए समझते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संपूर्ण गणित। अब हम स्टार्ट करेंगे, कोई बकवास नहीं, नो बकवास, सीधा क्लास। चलिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या में 2 चीज़ें शामिल होती है, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन दे देता है 2√2, √4, और फिर यहाँ पे दे देगा आपको रूट अंडर यहाँ पे दे देगा आपका 16 और रूट अंडर 25। इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आप जानते हैं कि जब अपरिमेय संख्या को आप बात करते हैं तो इसका निकालिएगा तो √25 का वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। √4 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 आता है, और √16 का वैल्यू 4 आता है। लेकिन 2√2 का वैल्यू पॉइंट में चला जाता है, नहीं निकलेगा। इसको बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का आपसे कभी कभी डिफिनीशन पूछा जाता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इतना बात याद रखिएगा तो परिमेय संख्या का आपका परिभाषा हो जाएगा। p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, और जो ये हर है नीचे वाला वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। आगे हम बात करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करते हैं तो a बराबर BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है। जैसे अगर एक भाग ले लीजिए, 6 में 19 से भाग लेते हैं, 6 3 18, 1 आ गया। तो आप जानते हैं कि इसको जो है ना बीच वाला है, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इधर वाला को बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो यही एक फार्मूला निकल कर आता है कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। मतलब भाज्य इसके बराबर कर देंगे, और ये भाजक जो देख रहे हैं, भाजक को भागफल से गुणा कर दीजिए या शेषफल को जोड़ दीजिएगा तो भाग की जांच हो जाती है। जैसे 19 बराबर भाज्य 19 है, भाजक 6 है, तो 6 गुने भागफल 3 है और शेषफल 1 है, तो 6 3 18 और 1 19। देखिए तो 19 बराबर 19, भाग सही है। इसी बात को जो है क्या किया गया, यूक्लिड के द्वारा कैसे माना गया, तो भाज्य को उन्होंने क्या कहा, ए मान लिया। सॉरी, इसको भाज्य को ए मान लिया, भाज्य को यहाँ पे ए मान लिए और भाजक को बी मान लिए, भागफल को कोसेंट यानी क्यू मान लिए और रिमाइंडर को आर मान लिए।
समझ गए? जैसे यहाँ पे भाग लगाए तो इसको उन्होंने ए मान लिया, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। कैसे याद रखेंगे? तो कोसेंट मतलब यहाँ पे हो गया भागफल, और आर से हो जाता है रिमाइंडर यानी शेषफल, और इसको ए माना गया यानी ई भाज्य हो गया। तो भाज्य के सामने ए लिख दिए, भाजक के सामने में देखिए बी लिख दिए, भागफल के सामने क्यू लिख दिए, आर लिख दिए। तो यही फार्मूला को इन्होंने क्या किया था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल को सांकेतिक कर दिया, संकेत में लिख दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस गुने लस। आपको इसमें से क्या करता है कि पहली संख्या दे देगा और मस और लस दे देगा, तो आपको इसमें बैठा लेना है, दूसरी संख्या निकाल देना है। कभी आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहता है और मस दे देगा और कहेगा लस निकालिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। आगे देखते हैं, दशमलव प्रसार होने का सूत्र देखिए क्या है। देखिए हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे टेक्निक से कि 2 को मान लेते हैं हमारी आर्मी है, सेना है हमारे, और 5 जो है ज़्यादा बड़ा संख्या है 2 से, हम लोग भारतीय लोग हैं। अब जम्मू कश्मीर में हमारे 2 रहेंगे यानी कि आर्मी रहेंगे सिर्फ, वहाँ कोई समस्या नहीं है, एकदम शांत वातावरण बना रहेगा। तो P बट्टे देखिए, P बट्टे लिख दीजिए, 2 के पावर n, यानी समझिए खाली आर्मी है वहाँ पे, तो कोई भी समस्या नहीं है, शांत बना हुआ है सीमा रेखा एकदम से। और अगर आर्मी लोग को हम लोग भेज दिए कि थोड़ा आप लोग आराम कर लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, सैल्यूट है उनको, तो 5 हम लोग कहेंगे हम लोग रहेंगे बॉर्डर पे अब थोड़ा कुछ दिन के लिए, तो 5 हम लोग देखिए चले गए वहाँ पे, हम लोग 5 माने थे अपने आप को, तो भी हम लोग वहाँ पे शांत सीमा रेखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा पाकिस्तान वाला तो पूछ देंगे धके बढ़िया से पकड़ के। लेकिन जब हम दोनों रहेंगे, हमारे आर्मी भी वहाँ रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे, तो यो कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों मिल के धके देंगे डोज, भरपूर डोज देंगे मिल के दोनों, हम और सेना दोनों मिलकर। लेकिन इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा अकेले 2 या अकेले 5 या दोनों 2 या 5, इसके अलावा कोई और संख्या आएगा ना तो अशांत हो जाएगा। याद हो गया होगा? तो इसलिए हम क्लियर करके आपको लिख दिए यहाँ पे। अगर कोई दूसरी संख्या आ जाए 2 और 5 के अलावा नीचे में, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए कोई क्वेश्चन मिला आपको, 5/8 मिला, तो इसको काट के पहले काटने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कटता है तो सीधे लिखिए 5/2 के पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। देखिए तो आ गया ना P/2 के पावर n के फॉर्म में, 2 के पावर n के फॉर्म में। तो नीचे क्या बना, खाली 2n बना हुआ है, एकदम शांत होगा, एकदम शांत होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए अगर कहा दिया 7/25 की बात करेगा, तो फिर इसको काटिएगा तो देखिए 5 के स्क्वायर के फॉर्म में नीचे आएगा, तो भी हमारा क्या होगा, शांति होगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए आपको 13/343 की बात करें, तो 13/7 का क्यूब आ गया, तो नीचे बात क्या है, 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, इस 7 का कर रहा है, पक्का ये पाकिस्तान से होगा, बाहर का होगा, तो ये अशांत हो जाएगा। ऐसे याद रखेंगे। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। द्विघात, अब यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, बहुपद की बात करेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। याद रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिएगा, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 4 दे दिया। बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ से a b c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कितना से गुना किया गया है। आपसे जब x² का कॉफिशिएंट पूछेगा, x² का गुणांक पूछेगा, तो क्या कहिएगा, 3 से गुना किया गया है तो 3 हो जाएगा। अगर x का गुणांक पूछेगा तो -5 होगा। और ये 4 जो है ना, एक कांस्टेंट टर्म है, फिक्स टर्म है, एकदम निश्चित है, फिक्स्ड है। अब देखिए यहाँ पे अगर ax² प्लस bx प्लस c दिया, अब आपसे कह दिया जाए मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 8 दे दिया जाए, हम कहेंगे आपसे इस समीकरण में कि अगर a का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा a बराबर 3 होगा, a वाला 3, b बराबर क्या होगा तो 5 होगा, c बराबर क्या होगा तो 8 होगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ माइनस रहता तो आपको -5 बोलना पड़ता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका इक्वेशन जो होता है ना प्लस में होता है। क्यों होता है आपको दिखाते हैं, रुकिए। जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 8 मिल गया, तो देखिए ये तो आपका समीकरण जो दिया गया है बहुपद का, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो लिखेंगे 3x² प्लस -5x प्लस 8 लिख सकते हैं। देखिए तो
आपको यहाँ समीकरण के जैसा सेट करिएगा तो x कॉमन यहाँ पे यानी कि -5 आना चाहिए ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये -5 आ रहा है किसके जगह पर, bx के जगह पर। तो यहाँ पे bx के जगह पर देखिए b के जगह पर -5 आ रहा है, तो क्लियर हो गया। अब आती है बात क्या कि द्विघात बहुपद, इसका घात कितना होता है तो 2 होता है। अब आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कुछ भी दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ के कहेगा इसका कि इसका डिग्री बताइए, घात बताइए, चाहे हलों की संख्या बताइए। तो जो सबसे बड़ा वाला डिग्री होता है ना, यानी घात होता है ना, वही उसका वैल्यू लिखा जाता है। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c हो गया, घात कितना होगा तो 2 होगा। अब शून्यकों का योग की बात कर रहा है, तो घात 2 है तो 2 को हल लेकर निकलेगा, तो अल्फा और बीटा से हम लोग इसको सूचित करते हैं। तो कहा शून्यकों का योग, मतलब एगो अल्फा एगो बीटा, शून्यकों का योग बोला तो दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा जोड़ बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a ये होता है, -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा बीटा माने थे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब ये कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 7x² + 4x - 8 = 0 दे दिया, चाहे इतना ही ले लीजिए सीधे। तो कहा इसका शून्यकों का योग निकालिए, तब जानते हैं -b/a होता है, तो माइनस लिख दीजिए। अब b के जगह पर 4 +4 दिया है तो +4, अब बट्टा a के जगह 7, तो शून्यकों का योग इसका -4/7 हो गया। जब शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो c/a, तो c के जगह पर -8 है और a के जगह पर 7 है, तो -8/7 हो जाएगा। इसमें अब देखते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे x² - अल्फा + बीटा, ब्रैकेट देके लिखिएगा x + अल्फा इंटू बीटा। अब आपको मान लीजिए कि आपको इक्वेशन में कभी कभी अल्फा बीटा पढ़ने में, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऐसे लिख दिया रहता है, सेंटेंस में लिखा रहेगा वाक्य में कि मूलों का योग बराबर 5 है, मूलों का गुणनफल 2 है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे इस फार्मूला में लेकर और अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा और यहाँ पे आपको 2 बैठा दीजिएगा, यहाँ से निकल जाएगा x² - 5x + 2, समीकरण बनकर तैयार हो गया। आपसे पूछ दिया जाता है बहुपद तैयार करिए। लेकिन मेन कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, कभी कभी आपको मूल कहेगा, पहला मूल उसका 2 है, पहला मूल 2 है और दूसरा मूल कह देगा 5 है चाहे 3 है कह दिया, तो आपको यहाँ अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ अल्फा का वैल्यू 2 दिया है और बीटा का वैल्यू 5 दिया है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा करिएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो इस चीज़ का मेन अंतर आप एग्जाम हॉल में कर पाइएगा कि मूल दिया हुआ है पहला, दूसरा कि दोनों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तब इस सवाल को बनाइएगा। चलिए त्रिघात बहुपद की बात की, जैसे ही त्रिघात की बात करें, त्रि मतलब 3 और घात मतलब घात, यानी देखिए इस सेंटेंस में, इस इक्वेशन में कि आपका सबसे अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ये कांस्टेंट है, तो यानी कहने का मतलब 3 हो गया अधिकतम घात, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिघात बहुपद। अगर इसका आपको निकालना होगा शून्यकों का योग, तो देखिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, क्योंकि त्रिघात है तो उसमें 2 गो वाला में अल्फा बीटा माने थे, तो 3 गोला मतलब अल्फा बीटा गामा मानेंगे, तो तीनों का जब योग निकालेंगे तो -b/a होगा। फिर से आपको रिलेट करा दे, अल्फा + बीटा उसमें क्या पढ़े थे, -b/a पढ़े थे। देखिए यहाँ भी वही दिमाग लगाइएगा, अल्फा + बीटा पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में दिख रहा है तो -b/a लिखेंगे। उसमें भी पढ़े थे अल्फा इंटू, यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 2 करके जब मूलों की बात हो तो c/a होगा, अल्फा इंटू बीटा याद रखिएगा, c/a हम लोग पढ़े थे। लेकिन तीनों को गुना किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो -d/a हो जाता है। आपको ABCD निकालना इसमें से हम बता दिए थे कैसे निकलेगा, तो आपका त्रिघाती बहुपद भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है क्या, त्रिघाती बहुपद निकालेंगे कैसे, तो आपको x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, फिर इंटू लगाएंगे x - अल्फा बीटा गामा, ध्यान दीजिएगा माइनस फिर प्लस और तब लास्ट में माइनस, लिखने में गलती नहीं करेंगे। अब देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यदि a1x + b1y + c1 = 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे हम दो इक्वेशन जब लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एगो ले लेते हैं, अब फिर से ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सब में यहाँ 1 1 कर दीजिए और यहाँ पे 2 2 कर दीजिए। तो इससे आपको पता चल गया कि दो समीकरण हमारा है। अब इसमें हलों की संख्या की बात होती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा गौर से, तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो केवल एक हल होगा, इसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, युग्म अविरोधी हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कहीं भी एक बिंदु पर जाकर ही कटेगा, यानी इसमें हलों की संख्या एक होगी। जितना जगह कटता है उतना हल होता है, तो केवल एक ही जगह इसमें कटता है। जैसे एक इक्वेशन आपको लेकर समझाते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 4, और यहाँ पे हम कहते हैं 6x प्लस 4y बराबर 5 कर देते हैं। जब यहाँ से a1/a2 करिएगा तो ये a1/a2 होगा, 3/6, यहाँ से 5/4, आगे भी आप जा सकते हैं। अब देखिए इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ 1/2 नॉट इक्वल टू 5/4 होगा, 1/2 5/4 के बराबर नहीं होगा, इधरों बराबर नहीं होगा। लेकिन हमको देखना इतना ही से है, कट रहा है बीच में, बराबर नहीं हो रहा है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह प्रतिच्छेदी हल है, यानी केवल यह अद्वितीय हल है, यानी ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। युग्म कैसा होगा, तो अविरोधी हल होगा, यानी इसका सिर्फ एक और एक हल होता है, याद रखिएगा। पूछ दिया जाता है अद्वितीय हल के कितने हल होते हैं, तो केवल एक और केवल एक ही हल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं है। युग्म कैसा, विरोधी होगा। ग्राफ कैसा, समानांतर होगा, यानी कि पैरेलल होगा। जब आपका ग्राफ बनेगा तो एकदम पैरेलल तरीके से ग्राफ जाएगा। तीसरा देखते हैं, वीडियो लंबा भी ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, इसीलिए हम जल्दी जल्दी भी चलने की कोशिश करेंगे। a1/a2 की बात करें, यहाँ पे तीसरा बात करेंगे, तो यहाँ पे a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तीनों बराबर हो जाए तो अनेक हल युग्म का नाम आश्रित होगा, युग्म का नाम आश्रित अनेक हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा, संपाती होगा। तो आपको कहीं सवाल में संपाती दिख जाए तो समझ लेना है कि यह आश्रित हल वाला की बात कर रहा है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में विवेचक या विविक्तकर या उसी को डी मतलब डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। कैसे निकालेंगे, b² - 4ac, x बराबर d बराबर याद रखेंगे b² - 4ac, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। यहीं से देखिए अगर हम दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर ले, तोड़ ले, तो अल्फा बराबर याद रखेंगे b प्लस √d/2a होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस छूटा हुआ है, -b प्लस √d/2a होगा, और बीटा बराबर -b माइनस √d/2a होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस होगा, तो -b प्लस √d/2a और बीटा बराबर -b माइनस √d/2a। यहीं से हम तोड़े हैं, -b प्लस √d/2a हो जाएगा और -b माइनस √d/2a हो जाएगा। ऐसे भी फिजिक्स में बच्चे पढ़ते हैं कि बीटा निगेटिव होता है और अल्फा पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों हो गया। लेकिन एक बात और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, या आगे चर्चा किया होगा कि यदि आपका डिस्क्रिमिनांट बराबर 0 हो जाए तब आपसे अल्फा बीटा पूछा जाता है। तो अल्फा आपका -b/2a होता है और बीटा आपका -b/2a होता है। दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाता है कि d आपका जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 बैठाइएगा कहीं पे भी, तो इधर कुछ कोई भी चीज़ जोड़िएगा या घटाइएगा अंतर तो नहीं पड़ेगा ना, -b/2a बच जाएगा, यहाँ भी -b/2a बच जाएगा, तो वही आपका मूल हो जाता है। अब यहाँ से प्रकृति की बात करेंगे। यदि d बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। कभी कभी आपसे समीकरण देकर आपको बोलता है डिस्क्रिमिनांट निकालिए और इसका प्रकृति बताइए, तो जब आप बनाइएगा उसको d बराबर b² - 4ac, जैसे मान लीजिए इसका पूछ दिया 3x² प्लस 5x माइनस 8, तो यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -8। यहाँ से निकालिएगा d बराबर b² - 4ac,
तो जैसे ही निकालिएगा आप तो क्या मिलेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए के जगह 3 है और सी के जगह माइनस 8 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 4 3 12 8 96, तो ये प्लस 96 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 11 9 2 11 1 12, 121 आ रहा है। आप ही बताइए पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या होगा, तो ये इसका होगा डी क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है डी, यानी मूल वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। अगर यही निगेटिव आ जाता तो क्या बोलते कि मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों, देखिए तो डी छोटा हो रहा है, जीरो से भी छोटा हो रहा है, और जीरो से छोटा होने का मतलब क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और डी बराबर जीरो यहाँ आता तो समझते मूल वास्तविक तथा समान होगा। तो क्लियर हो गया है। आते हैं समांतर श्रेणी पर। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर कहीं आपके ऑप्शन में इस फॉर्मूला को पूछ दिया जाए और टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहे तो भी बात सही है, एन और टी एन दोनों माना जाता है। कहीं कहीं बुक में आपको टी एन लिख देता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन भी लिख दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। अब एस एन का यूज कहाँ करते हैं, तो एस एन आपका सम होता है, यानी योग निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, याद रखेंगे। अगर आपको प्रथम टर्म और अंतिम टर्म पता हो और कई गो संख्या आया है आपके पूरे सीरीज में, श्रेणी में, तो आप इससे आपका सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल निकाल सकते हैं। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देंगे। जैसे 3 यहाँ 5 यहाँ 7 बढ़ते क्रम में रहेगा, तो आपको बोलेगा कि सार्व अंतर निकालिए, तो 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 5 में से 3 गया 2। आपका सार्व अंतर यानी सभी जगह पर आपका अंतर समान होगा, तभी वो एपी कहलाएगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो समझ गए। आपको एक क्वेश्चन आपके बुक में बराबर ट्रेंड करता है, √7 दे देता है, √28 दे देता है, इस तरह बढ़ते क्रम में रहता है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये ना कि इसमें से घटा के सीधे मार देंगे आंसर। इसको छोटा में तोड़िए, √7 लिख दीजिए, इसको तोड़िएगा √28 को, 2 2 दूना 4 4 7 28, इस तरह से होगा, है ना। फिर आगे √63 रहा होगा, तो 3 3 9 9 7 63 हो जाएगा, √63 यहाँ रहेगा। अब इसको घटाइएगा तो देखिए 2 √7 में से √7 घटाइएगा ना, तो √7 बच जाएगा, यानी इसका सार्व अंतर कितना आएगा, √7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और आप गिनती शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं गिनती लिखना, 0 से नहीं। तो प्राकृत संख्याओं का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह से n तक दिया रहे और इसका योगफल पूछ देगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देंगे। अगर 50 तक पूछा है तो 50 बैठा दीजिए यहाँ, 50 50 प्लस 1 51, बीच में गुना का चित्र होगा, 2 से इसको काट दीजिए और गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1 होगा, n इंटू एन प्लस 1 होगा। ये सम संख्या कहा है, और सम संख्या के लिए वो फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n और n इंटू एन प्लस 1। ये इसका कह सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म है, यानी इसमें आप कुछ भी बैठाते हैं तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा, और यही वाला फार्मूला इसका बन गया, संख्याओं का योगफल बन गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, इससे क्या होता है मोटिवेशन प्राप्त होता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n² होगा। यानी आपको इस तरह से दिया जाए, एक यहाँ पे दे देगा, मान लो प्रथम n विषम संख्याओं, 5 गो विषम संख्याओं, लगातार 5 गो विषम संख्याओं का योगफल कह दिया, तो 5 जो आया 5 संख्या पता चल गया, तो उसको लेकर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से आपका निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, वो शुरू हो रहा है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है, √x² + y²। जैसे आपको बोलेगा मूल बिंदु से कोई बिंदु, मूल बिंदु से गुजरता हुआ 3 और 5 है मान लीजिए, कहेगा इसकी कुल दूरी क्या होगा, 3 और 4 ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे सीधे √ मूल बिंदु आपका 0 0 होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है। तो ये फार्मूला कैसे बनता है, तो 3 में से 0 घटाइए तो 3 आएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर
और 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 25 हो जाएगा। और रूट 25 का वैल्यू आप जानते हैं कि 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे वहाँ मूल बिंदु था, मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, जैसे ए और बी है, इसके बीच की दूरी कितना है, तो ए x1 y1 b x2 y2 हो जाए तो x2 में से x1 घटा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस में y2 में से y1 घटा के स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगाए रखिएगा। तो यही हमारा a से लेकर b तक का क्या हो जाएगा? दूरी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। तो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। संरेख का शर्त क्या होता है? संरेख का शर्त होता है ए बी और बी, जैसे एक लाइन पर तीनों बैठा हुआ है तो ए पी, आप भी जानते हैं ए पी को, और अगर हम ए पी को और पी बी को जोड़ देंगे तो निश्चित है यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो ये वाला डिस्टेंस अगर 3 होगा, ये वाला 5 होगा, तो हम ए बी पूछ देंगे तो क्या कहेंगे? 3 + 5 8 हो जाएगा हमारा, तो ए बी 8 हो जाएगा। अब देखिए समदूरस्थ का क्या सूत्र है? सम मतलब होता है बराबर, और दूर मतलब बोलते हैं दूर, यानी कि बराबर दूरी पर होगा। तो सी जो है एक कॉर्नर, यहाँ पॉइंट ले लिया, ये है। तो जब समदूरस्थ का शर्त पूछा तो आप ही बताइए, सी से ए तक का जो दूरी होगा और यहाँ बी से लेकर सी तक का जो दूरी होगा वो बराबर होगा, यानी ए सी बराबर बी सी हम कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। हर एक पॉइंट्स को हम यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। अब देखिए अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। P एक पॉइंट है, बीच में रखा गया है इसको, A और B। अब देखिए यहाँ A और P को बांट रहा है M1 रेशियो में, और P से B तक को बांट रहा है M2 रेशियो में। A पर कोऑर्डिनेट कितना है? निर्देशांक x1 y1, B पे x2 y2 है। तो देखिए कैसे इसको फार्मूला को समझेंगे। M1 लिखेंगे, M1 को x2 से ले चलेंगे, एक इस पार से उस पार चलेंगे, M1 x2, और फिर हो जाएगा इधर से चलेंगे तो इधर से आएंगे तो M2 और इधर x1। ये x वाला कहानी है, ये y वाला बाद में करेंगे। तो पहले x वाला करते हैं। तो M1 में फिर x2 से गुना किए, M1 x2, और उधर M2 से फिर x1 में हो गया, और नीचे में आपको M1 M2 को जोड़ देना है। इसी प्रकार इसमें चलिए M1 से चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? y2 में, तो M1 y2 कहे y वाला है ही, और फिर इधर से चलेंगे तो M2 फिर y1 बट्टे M1 + M2 हो जाएगा। आप 12 21 भी याद रख सकते हैं, काम हो जाएगा। जैसे M देखिए यहाँ पे M है तो M1 देखिए x2 12 आया है, इसमें 21 आया है, फिर यहाँ पे 1 + 2 कर दीजिए, फिर इसमें 12 21। आपको सिंपल दिमाग लगाना है। M1 से चलना है तो M1 x2, इधर से चलना है तो M2 x1 हो गया। इसको जोड़कर M1 + M2 कर देना है। उसी प्रकार इसमें करना है। M1 यहाँ से देखिए M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 + M2। थोड़ी सी गौर से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे? यानी इसको हम मध्य बिंदु बीच वाला P का निकालना है कि कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा। कुछ नहीं करना है, x1 x2 को जोड़कर y2 कर देना है, और y1 y2 को जोड़कर y2 कर देना है। देखते हैं ना, ये टॉक चॉकलेटवा खरीद के ले आते हैं बचपन में तो ये चॉकलेट खरीद के ले आया, पता चला 2 भाई हैं या 2 बहन हैं। अब हो गया, बहन है तो हमें अलगे महाभारत शुरू हो जाता है, दोनों में कस के दम झोटा झूठी शुरू हो गया। तो मम्मी क्या करती है, लेके उसको बांट देती है बीच से। बांटने के लिए क्या करती है, दोनों कोना से पकड़ती है चॉकलेटवा को, देखिएगा, अब बीच से तोड़ देगी। अब तो यो डर लगा, टेंशन रहता है कि दीदी को ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। और छोटकी कहेगी कि भाई, बड़की कहेगी नहीं, छोटकी को ज़्यादा मिल गया, बड़की को हमको कम मिला है। मतलब विवाद का घर है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब क्या होता है कि जैसे कि बीच से आपको, यानी कि फर्स्ट यहाँ वाला दोनों को जोड़कर y2 कर देना है, यहाँ को जोड़कर y2 कर देना है। तो x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2 हो गया। तो ये मध्य बिंदु निकालने के लिए होता है। आपको इसका यूज यहाँ पे मिलता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 3 और 5 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए 5 ले लेते हैं। आपको यहाँ AD है, और इस D का आपको पूछा है निर्देशांक क्या होगा। यहाँ 5 था। अब देखिए 7 3 10, 10/2 तो 5 आ जाएगा। अब 5 5 10/2 तो 5 आ जाएगा, यानी D का जो निर्देशांक आ गया 5 5 आ गया। ये कैसे निकाले? यही वाला फार्मूला से निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक का निर्देशांक निकालना होगा तो क्या होगा? अब केंद्रक कहने का मतलब होता है G बोलते हैं इसको, ये बीच वाला पॉइंट की बात कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, x1 x2 x3/3 कर दीजिए, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3 कर दीजिए। x1 से शुरू करिए,
x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बाई 3, 3 क्यों किए, 3 गो में बट रहा है अब, और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा 3 कर देंगे। तो ये केंद्रक का यानी कि यहाँ G बोलते हैं सेंटर को, इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है इसको देखते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसके अंदर में देखिए यानी A और B के लाइन पर C है, B और C के जगह पर A है और A और C की जगह B है। इस तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाकर मतलब तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक सर्कल बनाया गया है। तो अब आपको ध्यान देना है कि अंतः केंद्र का निर्देशांक यानी इस जो डॉट दिखा गया है इसको मान लेते हैं कुछ भी PQR मान लेते हैं। तो ये निकालना है आपको, तब कैसे निकालना होगा। तो देखिए AX1 BX2 प्लस CX3, आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ABCD में A पहला नंबर पर, B दूसरा नंबर पर, C तीसरा नंबर पर आता है। तो AX1 BX2 प्लस CX3 बट्टा A प्लस B प्लस C हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे याद करिए AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बट्टे A प्लस B प्लस C होगा। इसी सब से देखिए क्वेश्चन आपको जो आता है 10th में, आप इतने जान लीजिए 50 से 60 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। वो पास कराने के लिए दिया जाता है कि बच्चे फेल नहीं करें, कि बोर्ड का भी जिम्मेदारी रहता है कि ज़्यादा बच्चे फेल करेंगे तो फिर दिक्कत है। 50 से 60 नंबर बिल्कुल इजी आता है। अब 60 नंबर निकल गया तब 20 नंबर कैसा आएगा। तो 20 नंबर आपका आएगा कि एक सिंगल फार्मूला पुट कीजिए, थोड़ा सा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन। 80 नंबर तो आपको ऐसे ही आ गया। 80 में आप ध्यान देंगे तो आराम से 70-75 कर लेंगे। अब 20 नंबर क्या होता है, तो वही 20 नंबर जो होता है ना टॉपर तय करता है। यानी वही तय करने के लिए क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चे उलझेंगे, है ना। जैसे शंकुआकार खासकर क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दे देगा, गोला बना देगा, शंकु बना देगा, दो को कह सकते हैं इमेज को इसमें शामिल करेगा। कह देगा कि जिससे खिलौना है, खिलौना बना हुआ है गोला से और वृत्त से बना हुआ है, इस तरीके से बना एक शंकु और गोला मिला दिया, इस तरह। यानी कि थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन ये 20 नंबर का। तो उसी में बच्चा अगर इधर आप 80 में अगर मान लीजिए 70 कर लेते हैं और उधर 20 वाला में अगर आप 10 से 15 भी कर लेते हैं, है ना, तो आप आराम से 80-85 कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा 20 में यहाँ 15 कर लेता है, यहाँ 80 में 75 कर लेता है, तो फिर आप 90 पार जाने लगते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, इसको कैसे याद रखेंगे गौर समझिएगा। हम यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, समझिएगा, एकदम याद करवा देंगे। इसको A है, इसको B है, इसको C है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। आज के डेट में गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चला हुआ है ना। अब जैसे क्या होता है कि गर्लफ्रेंड बनाए, दोस्ती हुआ, सब कुछ ठीक है, और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि दूरी बन गया। अब उसका मान लीजिए शादी हो गया, तो समस्या क्या बनता है, जो उसका एक्स होता है ना, एक्स जानते ही हैं किसको होता है, आप लोग हम लोगों से तेज है ज़्यादा। तो एक्स क्या होता है, चक्कर लगा हुई रहता है केकर, तो गर्लफ्रेंड के घर के आसपास। ये बहुत गलत बात है। अब देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, x1 को हम 1/2 लिखेंगे, और अब यहाँ पे x1 है ना, तो x1 को यहाँ लिख दीजिए, अब ब्रैकेट लगा दीजिए। जैसा ही x1 को यहाँ लिखे, हमेशा x घर के बाहर रहेगा, बाहर चक्कर लगाएगा, वो घर में एंट्री थोड़े करेगा, दिक्कत ना हो जाएगा। तो x1 हो गया। अब x1 को यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगला वाला कोऑर्डिनेट में y2 y3 लिख लीजिए। देखिए इसमें y नहीं लिखेंगे, यहाँ वाला y2 माइनस y3, फिर यहाँ प्लस लगा लीजिए। फिर x2 पे जैसे ही चलिएगा, देखिए x2 पर जाइएगा तो अगला कौन होगा, y3 माइनस y1 होगा, फिर प्लस लिखिए। अब x3 लिखिएगा तो x3 जब लिख लीजिएगा तो y1 में से y2 घटेगा। वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, अब देख लीजिए यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, x3 के बाद आपका y1 माइनस y2 कर लेंगे, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वह संरेख कहलाता है। मतलब कि जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्र संरेख की बात करे तो आपको क्या करना है, जब संरेख की बात करेगा तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल को 0 कर लेना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे आपको 0 कर लेना है और उसके बाद वही वाला फार्मूला आपको यहाँ पुट कर लेना है, तो काम हो जाएगा। अब बात आता है क्षेत्रमिति का। वृत्त, अब यहाँ देखिए सर्कल बनाया गया है, एगो वृत्त में बीच में सेंटर है। सेंटर से एक बात और पहले जान लीजिए, यहाँ पे सर्कल बना दिए। क्षेत्रफल जो होता है ना, ये बीच वाला होता है, ये बीच वाला को क्षेत्रफल कहते हैं, और जिसका परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परिधि जो होता है ना, ये बाउंड्री को बोलते हैं। बाउंड्री के कहीं पे आपको सवाल में घेरा की बात करें, इंग्लिश में फेंस कहते हैं इसको हम,
या बाउंड्री की बात करें तो आप ध्यान देंगे ये परिमाप की ही बात कर रहा है, वो किसी भी इमेज में हो सकता है। तो एक वृत्त में आप अनगिनत जो है त्रिज्याएं खींच सकते हैं, है ना, अनेक। तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। देखिए इधर आर हो गया और यहाँ भी आर होता है, तो यही आर आर को जब जोड़ देंगे ना तो व्यास 2 गुने आर करेंगे 2r हो जाएगा, तो यही हमारा डी हो जाता है, यानी पूरा लाइन को डी बोलते हैं। यानी देखिए यहाँ पे जीवा होता है, जीवा इस तरह से लाइन को जोड़ने वाला 2 पॉइंट को जोड़ता है, सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आगे चर्चा होगा। त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो व्यास का आधा, ये पूरा लाइन है तो व्यास होगा, एक अधिया दीजिए ध के पकड़ के, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। तो r बराबर d/2 हो गया। लेकिन जब व्यास की बात होगी पूरा तो 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, त्रिज्या जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, तो त्रिज्या का दुगुना कर दीजिएगा तो व्यास बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। हाँ एक सवाल और, पाई क्या है आपसे पूछा जाता है नंबर सिस्टम में, उधर स्टार्टिंग में पाई जो है, देखिए पाई ई से इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 पूछ दिया जाएगा तो परिमेय संख्या होगा। गौर से अगर वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो पूरा एग्जाम देख आइएगा, तब बताइएगा कैसा रहा एग्जाम, मजा आ जाएगा एकदम से। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया। अब वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है या πd होता है। अब गौर से देखिए πd क्यों हुआ, 2πr बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2r इंटू पाई, और अभी आप 2r को पढ़े हुए हैं कि d लिखते हैं तो यहाँ d लिख सकते हैं, इधर पाई है तो पाई में d से गुना होगा तो πd होगा कि नहीं होगा। तो ये सवाल भी आपका, इस पर भी सवाल आपके हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो πr²/2 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिमिति की बात करें या परिधि की बात करें, π+2 इंटू आर होता है, ध्यान दीजिएगा π+2 इंटू आर। वलय का क्षेत्रफल, जैसे वलय इसको बोलते हैं, रिंग को बोलते हैं, छोटका रेडियस ए हो गया, अब बड़का रेडियस बड़ा आर ले लिए, तो जब इसका वलय का क्षेत्रफल यानी रिंग का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई उसके ब्रैकेट बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर होता है। इसी को आपके फार्मूला हो सकता है, इसलिए हम इस चीज़ को लिख रहे हैं कि हो सकता है ऑप्शन में आपके कहीं ये भी रहे, बहुत बार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो आप जानते हैं ना a² - b² क्या होता है, a+b a-b होता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे, यहाँ पे हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात जब करें तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, इस सर्कल बना दिए, यहाँ पे चतुर्थांश यानी कि 4 भाग में कोई एक भाग का आपको क्षेत्रफल निकालने की बात कहा है। तो जब एक भाग की बात कहा है, इसका जो क्षेत्रफल कहा है तो 1/4 πr², क्योंकि देखिए पूरा होता है आपका πr² और 4 से भाग दे दीजिए यानी कि πr²/4, वही बात तो ये भी है। तो πr²/4 कर देंगे तो किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्थांश की परिधि की बात करें, ये आपके 10th में उतना यूजफुल नहीं है, न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन पूछते कहीं तो देख लेते हैं। πr/2 + 2r कर दीजिएगा, चतुर्थांश की परिधि निकल जाएगा। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² θ 360 डिग्री होता है। अब जैसे यहाँ पे थीटा हो गया, अब यहाँ पे ABC, अब देखिए ABC का यही क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, पाई आप जानते ही हैं 22/7 होता है, आर आपको पता होगा, ए से लेकर बी तक जाइएगा तो इसी को ना त्रिज्या कहेंगे, ए से बी तक, चाहे ए से सी तक भी त्रिज्या कहेंगे, तो r² आपको त्रिज्या मिल जाएगा। और थीटा यहाँ पे जो बनाया रहेगा 90 बनाया रहेगा तो 90 बैठाइएगा, और टोटल आपका 360 होता है, 360, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे बात करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई की जब बात करेंगे तो 2πr θ 360 डिग्री होगा, 2 से इसको काट दीजिएगा 180 बार में तो πr θ 180 डिग्री भी आ जाएगा। तो ये चाप की लंबाई होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² 1 - θ 360 डिग्री। अब कहेंगे आपके सर इधर एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे हैं, तो देखिए रीज़न क्या है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें इसके लिए क्वेश्चन भी होना चाहिए यहाँ पे और इसका एग्जाम्पल देना चाहिए, तो समय भी लगेगा और रीजन क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं है, तो हम क्यों ना यहाँ पे फार्मूला कर ले। आप बुक से सवाल बनाइए और अगर आपको डाउट आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, है ना, ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल भी करिएगा, कहिएगा मना कर रहे हैं, लेकिन
बच्चे क्या करते हैं ना, इसका मिसयूज करने लगते हैं। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप यहाँ फोटो खींचेंगे, क्वेश्चन का भेजिएगा, हम जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, तो 2r प्लस एल होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी देखिए इसी को आगे बढ़ाया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री होता है, में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, या इसी को आप कहेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी कह सकते हैं। अब देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही दोनों को माइनस करिएगा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्तखंड का परिमाप क्या होता है, जीवा प्लस चाप, यानी जीवा को और चाप को जब जोड़ देते हैं तो परिमाप आता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जीवा बोलते हैं दो, देखिए दो आपका परिमाप वाले बिंदु को जोड़ देता है, इस तरह से जीवा बनता है। तो देखिए सबसे लंबी जो जीवा होती है ना वो व्यास कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये वाला लाइन, सबसे लंबी जीवा यही हो सकती है क्योंकि बीच में है, सेंटर पे, सेंटर से गुजर गया, तो इसी को हम परिमाप, इसी को बोलते हैं हम जीवा, इसी को व्यास बोलते हैं। यानी सबसे लंबी जो जीवा होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत उसे कहते हैं कि लंबाई इसके ए वाला जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ए अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 गुने 5 कर देंगे गुना, तो यहाँ पर चौड़ाई क्षेत्रफल निकल जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, हाँ ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर में दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपका परिमाप रहे विकर्ण है तो सीधे सेंटीमीटर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × l + b होता है। परिमाप का मतलब होता है सबको जोड़ देना, l + b, और l + b जब इसको जोड़िएगा तो 2l + 2b मिलेगा, दो को कॉमन कर लीजिए तो 2 × l + b निकल जाएगा। आयत का विकर्ण √l² + b² होता है। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, यह जो बता रहे थे वही वाली बात है, और प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। वर्ग की बात करें तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। जैसे अगर ये 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जो भुजा दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। वर्ग का परिमाप की बात करें तो 4 गुने भुजा हो जाएगा, 4 गुने भुजा। ऐसे भी देखिए सबको जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10 और 10 = 20 हो जाएगा, मतलब सबको जोड़ देना या 4 गुने भुजा कर देना है। वर्ग का विकर्ण ये होता है तो √2 गुने भुजा होता है। अब देखिए यहीं पे एक कंसेप्ट आपको एक कन्फ्यूजन हटा दे, एग्जाम में गलती यहाँ पे होता है। कल भी हम अपने ट्यूशन में बनवा रहे थे क्वेश्चन तो ये गलती हुआ था एक जगह। और घन का विकर्ण, देखिए वर्ग से ही घन बनता है, आपको भी पता है। तो वर्ग आपको 2 से लिखते हैं ना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, तो √2 गुने भुजा यहाँ पे याद रखेंगे। और घन करना किसी का, जैसे 5 का घन 125, तो 5 का क्यूब किए ना, तो यहाँ पे आपको √3 गुने भुजा रखना है। घन से क्लियर करना है 3 और वर्ग से आपका 2, यानी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कर लिए थे, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की बात करते हैं। घन में 6 फलक और 12 किनारे होते हैं। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बातें हो रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं घन का विकर्ण क्या होगा, तो √3 गुने भुजा होगा, वहां पे हम आपसे बात कर रहे थे। अब बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। घनाभ का आयतन, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान देंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। L × B × H कर देंगे, तीनों को गुना कर देंगे तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। लेकिन आंसर जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में लिखिएगा या क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में लिखेंगे, यानी क्यूब में ही लिखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घनाभ का विकर्ण की बात कहा है तो √L² + B² + H² होता है। एक सवाल बना था एग्जाम में, आपके बुक में भी है। एक आपको कमरा दे दिया है
और कहा है सबसे बड़ा सा छड़ी आपको घर में रखना है, तो आप कैसे रखिएगा? तो आप ही बताइए। जब सबसे बड़ी छड़ी रखना हो, ऐसे रखिएगा तो काम गड़बड़, नहीं रखाएगा, मतलब कहने को ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसे भी नहीं रख सकते। लेकिन वही बात हम आपको कहें, अगर आप ऐसे रखिएगा, यहाँ से यहाँ मिला के रखिएगा, तो ये सबसे बड़ी छड़ी होगी, यानी विकर्ण हो गया। यानी यही वाला फॉर्मूला से आप चाहेंगे तो ये भी निकाल लेंगे। पूछेगा घर में सबसे लंबी छड़ी रखना होगा, तो उसका यही वाला फॉर्मूला, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आप निकाल सकते हैं। घनाभ की बात हो रही है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्लियर हो गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को गौर से देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आप बेस्ट करेंगे। बेलन की बात करें तो बेलन का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, 2 पाई आर एच होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। खोखले बेलन का आयतन की जब बात होगी तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक होता है फिर पाई आर स्क्वायर एच लिखिए, और यहाँ से पाई एच अगर कॉमन कर लेंगे तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए खोखला बेलन बना देते हैं हम, इस तरह का बना होता है, इस तरह का बना दिए हम, मान लीजिए यहाँ पे बना दिए, तो देखिए एक अंदर वाला यहाँ पे हो जाएगा हाइट, एक बड़ा बड़ा वाला हाइट हो जाएगा। हाइट आपका सेम होगा, एक ही को होगा, रेडियस आपका चेंज हो जाएगा, रेडियस छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई का वैल्यू आपका 22/7 3.14 होता है। 7 से 22 को भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 क्या है? तो परिमेय संख्या है, हम जिक्र कर चुके हैं। अब बात आती है शंकु की। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये जो एल है ना, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एच को ऊंचाई बोलेंगे, आर को त्रिज्या बोलेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। आपके PYQ देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो एक बड़ा यूनिक मिलेगा आपको। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूले पूछ दिया था MCQ में, लेकिन वहाँ पे ये नहीं दिया था। तो आप बताइए पाई आर हो सकता है, और यहाँ पे एल के जगह क्या दिया था? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिया था। ये कहाँ से दिया था? तब देखिए एल स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं इतना होता है, तो यहाँ से एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल को हटा दिया था, यही वाला लिख दिया था, यहाँ रूट अंडर में लिख दिया था, तो इसलिए ध्यान देंगे। शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। त्रियक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, या आप याद रख सकते हैं एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर है तो जाकर रूट बन जाएगा। गोला की बात करें, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का वक्र या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए गोला जो है 2 अक्षर का है, आप याद रखिएगा, तो 2 दूनी 4 कर सकते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आपका वक्र हो यानी कि CSA हो या TSA हो, दोनों जो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्धगोला में आपका चेंज हो जाएगा। अर्धगोला में जो होगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि CSA 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और TSA जो होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा 21 में अर्धगोला में। अर्धगोला का आयतन, तो गोला का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब था। इसको जब 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से कट न जाएगा, क्योंकि अर्धगोला है, आधा हो गया सीधे, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। छिन्नक की बात करें तो आयतन 1/3 पाई एच बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। ये छिन्नक का यानी फ्रस्ट्रम का एरिया होता है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई एल आर प्लस आर होता है। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल आर माइनस आर प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। बाल्टी का क्षेत्रफल पाई एल आर माइनस आर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। डायरेक्ट कभी कभी आपको काम आ जाता है इसमें से फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई वहाँ भी बताए थे, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर
इसका जो है थोड़ा चेंज होगा, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये छिन्नक में जब तिर्यक ऊंचाई की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ से ट्रायंगल की कहानी शुरू होगी, और ये सबसे कह सकते हैं डेंजर फार्मूला के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो संगत ऊंचाई देखिए क्या हो, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ए बी सी इसका क्षेत्रफल ले लिए और डी ई एफ का क्षेत्रफल बट्टा में किए, तो अब यहाँ ए बी का स्क्वायर बट्टे इसका संगत ये होगा डी ई का स्क्वायर के बराबर होगा। बराबर में चलेंगे तो ए सी का स्क्वायर, तो फिर इधर चलेंगे डी एफ का स्क्वायर के बराबर होगा। इधर चलेंगे बी सी चलेंगे तो बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर के बराबर चलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है, सवाल यहाँ से डायरेक्ट बनता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाओं जिसका बराबर होता है, जैसे 5 5 5 तीनों भुजा बराबर होगा तो वैसे को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की जब बात करते हैं तो √3/2 गुने भुजा होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, एक कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसको हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। परिमाप क्या होगा? तो सभी भुजाओं का योग होता है। हीरोन्स का सूत्र क्या है? तो एस बराबर, जैसे आपको यहाँ पे दिया रहता है 3 4 5, तीनों को जोड़कर बाई 2 कर लीजिए तो एस निकल जाएगा, और इसमें पुट कर लीजिए तो आपका एरिया निकल जाएगा हीरोन्स फार्मूला से। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। वृत्त की बात करते हैं। एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट कहते हैं, खींची जा सकती है। जैसे एक वृत्त है, यहाँ एक पॉइंट दे दिया जाए तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच पाइएगा तो एक ही को आपका यहाँ पे लाइन खींच पाइएगा, तो इसका बोलेंगे एक ही आपका स्पर्श रेखा है, टेंजेंट रेखा है। एक वृत्त पर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। हाँ, जब तक आपको बिंदु फिक्स नहीं किया है तो आप अनगिनत जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, इधर से इधर खींच दीजिए, इधर से इधर खींच दीजिए, जितना खींचना है मतलब यहाँ पे आप खींच सकते हैं। यहाँ पे इधर से खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए, इधर से खींच दीजिए, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ खींचते चल जाइएगा। आगे कहा, एक वृत्त पर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बाहरी बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सही बात है, एक वृत्त है, एगो बाहरी बिंदु है तो ज़्यादा से ज़्यादा एगो यहाँ से खींचिएगा, एगो यहाँ से खींचिएगा। एक अलावा खींच पाइएगा क्या? नहीं खींच पाइएगा। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 आप स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच सकते हैं। अब यहाँ से आपकी बारी आई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समझने का। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कितने स्पर्श रेखा बनेंगे जब 2 आपको वृत्त दिया जाए। यहाँ देखिए, एक सर्कल, यहाँ एक सर्कल है, एक तो ये बन जाएगा उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों को टच करते हुए जाना है भाई। यहाँ से भी एक होगा 2 और एक यहाँ से एक होगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 वृत्त आपका देखिए दूर दूर है, तो देखिए एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2, एक इधर से 3 और एक यहाँ से 4, देखिए 4, यानी ये आपका आंसर होगा। अगर ऐसा बने वृत्त, यानी वृत्त बना दिया और एक कोई पॉइंट लेकर फिर एक सर्कल बना दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में एक ही बनेगा कि दोनों को टच करके जाने वाला। और अगर वृत्त के अंदर वृत्त बने तो फिर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनवे नहीं। कैसे खींचिएगा? नहीं खींचा पाएगा यहाँ पे। ओह, लगता है यहाँ पे पेज रिपीट कर गया है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आगे बढ़ाते रहे। हाँ, यहाँ से होगा, ये तो अभी देख लिए थे। एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु दे दिया जाए, इससे बोला जाए कितना लाइन खींचिएगा, तो जितना मन है खींचते रहिए, 2 4 साल 5 साल तक तो खींच सकते हैं। एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, 2 बिंदु से। अगर 2 बिंदु दे दिया जाए तब आप एक ही रेखा खींच सकते हैं, और एक बिंदु रहेगा तो अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं आप। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो आपको कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, यानी ये जीवा हो गया, तो सबसे बड़ी जीवा आपका यही होता है। इसी को फिर व्यास कहते हैं। देखिए, इसे व्यास कहते हैं। क्लियर हो गया। त्रिभुज की बात कहें, तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। 2 भुजाएं समान है, एक भुजा अलग है तो समद्विबाहु कहेंगे, यानी कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, 2 को बराबर भुजा है। तीनों भुजा समान हो जाए तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो इसको लंब कहेंगे, इसको कर्ण, इसको आधार कहेंगे। तो h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करेंगे। यानी कि कोई भी 2 को साइड दिया रहता है, 2 को भुजा दिया रहता है, आपको एक निकालने की जब बात हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं।
समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वह समान होती है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, तीनों अंदर का जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है और तीनों बाहरी जो कोण होता है उसका जो योग होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 होगा तो 120 120 में टूटेगा तीनों, और अंदर वाला 180 होगा तो 60 60 में टूटेगा। न्यून कोण क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है 90 डिग्री से। समकोण क्या होगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। अधिक कोण होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। रिजु कोण को एग्जैक्टली 180 डिग्री मतलब एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए, इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। वृहत कोण या पुनर्युक्त कोण की बात करें तो 180 से अधिक होगा और 360 से कम होगा। संपूर्ण कोण यानी पूरा कंप्लीट हो गया सर्कल तो 360 डिग्री बनाता है। इसीलिए पूछा था चतुर्थांश में, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90, 90 यानी कि 4 बनाएगा। अब देखिए कोटि पूरक या पूरक कोण क्या होता है। तो कोटि पूरक या पूरक कोण, जिसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल भी जानते हैं, आपको कहीं एग्जाम में यही वाला बात याद रहे, तो दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। संपूरक कोण को या अनुपूरक कोण, दो एंगल जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि दो आपका रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो ए वाला एंगल यहाँ के बराबर होगा और ए वाला एंगल यहाँ के बराबर हो जाएगा, तो वही लिखा गया है AOC जो होगा BOD के बराबर होगा, और इधर से बात करते हैं तो AOB जो होगा BOD के बराबर होगा। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होती है। जैसे एक रेखा है, यहाँ पे खींच दीजिए, यहाँ पे 3x दिया, यहाँ पे 2x दे दिया, आपसे पूछा कि यहाँ का वैल्यू निकालिए, यहाँ का निकालिए, तो 3x + 2x 5x बराबर 180 डिग्री, x का वैल्यू 36 डिग्री, तो 36 तिहाई 108 डिग्री यहाँ हो जाएगा, 36 दूनी यहाँ पे 72 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया कि नहीं आया? आया। तो इस प्रकार से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को समझते हैं कि त्रिभुज दिया हुआ ट्रायंगल, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ का जो वैल्यू ACD है, मान लीजिए यहाँ पे ACD, अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपको x लिख दिया, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 20, 80 यहाँ 100, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर कर देंगे, 60 + 20 80, 80 बराबर x, यानी कि यहाँ का जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। क्या बताया? A और B का जो एंगल होगा, A और B को जो जोड़ा जाएगा वो किसके बराबर होगा? ACD यानी यहाँ वाला एंगल के बराबर होता है। तो एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। किसी त्रिकोण के आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। जैसे किसी भी त्रिभुज में यहाँ का जो एंगल बनेगा और यहाँ का एंगल, दोनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री बनेगा। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे पैरेललोग्राम को समझते हैं क्या है। तो पैरेललोग्राम में समांतर, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है और परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रोम्बस की बात करते हैं, तो जब रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की जब बात होगा तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 गुने D1 गुने D2 कर देंगे। D1 क्या है? तो डायगोनल 1 यानी विकर्ण 1 विकर्ण 2 है। पेरीमीटर कहेगा तो 4 गुने साइड होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपको 2 गो विकर्ण तो दे देता है, क्षेत्रफल दे देता है, और आपसे परिमाप कभी कभी पूछ देता है। तो याद रखेंगे D1 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर। ये क्या है? तो भुजा है। इन दोनों के हेल्प से आप भुजा निकाल लीजिए। अब भुजा को 4 से गुना कर दीजिएगा तो परिमाप आ जाएगा। एक भी फार्मूला हम नहीं छोड़ रहे हैं, बेहतरीन करिएगा आप एग्जाम में, एकदम भरोसा रखिए। आगे देखिए समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसको ट्रापेजियम कहते हैं। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। जैसे आपको कोई भी समांतर यानी कि दो समांतर भुजाओं की योग की, ये दोनों को जोड़ देंगे, जैसे जो ऊंचाई रहेगा ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो समलंब यानी ट्रापेजियम का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसको परपेंडिकुलर यानी कि इसको लंब, इसको कर्ण, इसको आधार कहते हैं। इसको लंब, इसको कर्ण, इसको आधार कहते हैं। तो याद रखेंगे लाल बट्टे काका। लाल बट्टे काका से क्या याद हो गया? पहला वाला जो L/K होगा ना वो साइन का होगा, बीच वाला जो A/K है ना वो कॉस का होगा,
और एल बाई ए होगा वो टेन का होगा। जैसे साइन पूछेंगे तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, कॉस पूछेंगे तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, टेन पूछेंगे तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो साइन एल बाई के है तो कॉसेक क्या होगा, के बाई एल होगा। कॉस जब ए बाई के है आधार बट्टे कर्ण तो सेक क्या होगा, के बट्टे ए होगा। टेन लंब बट्टे आधार यानी एल बाई ए टेन है तो कॉट क्या होगा, ए बाई एल होगा। यहाँ पे उसी चीज़ को जिक्र किया गया है, आप इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण तो एल बाई के, साइन के सचिन ऐसे याद रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ याद रख सकते हैं, मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, कोई ये नहीं है मेरा इंटेंशन। साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है। हस्बैंड कहेंगे अगर कि ताजमहल बहुत अच्छा है चलते हैं घूमने के लिए, तो वाइफ की नहीं ताजमहल ठीक नहीं है, लाल किला चलिए लाल किला बढ़िया है। मतलब उनका एकदम उल्टे चलते हैं, मतलब इनके अपोजिट चलते हैं हमेशा, है ना। इसलिए हम भी अनमैरिड रहना चाहते हैं। तो साइन थीटा जो है ना का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन एल बाई के होगा तो कॉसेक क्या होगा, के बाई एल होगा। कॉस क्या है, ए बाई के है, तो यानी आधार बट्टे कर्ण तो सेक क्या हो जाएगा, के बाई ए होगा। इसका उल्टा यहाँ सामने लिख दिए हैं। टेन का उल्टा लंब बट्टे आधार होगा तो कॉट क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डेंजर ज़्यादा माना जाता है, ऐसा है कुछ हो नहीं, झूठ मूठ का डर है वो। अब देखिए किसी का उल्टा से 5 है ना तो 5 का उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा। इससे आप गुना करिएगा तो बिल्कुल 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा ऊपर ही बताए थे उसका उल्टा सबका हम, तो 1 होता है। ये क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक और जानेंगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जरा गौर से देखिएगा, जैसे आपसे एक बार सवाल पूछा था 2-3 साल पहले वाला पेपर में था, साइन स्क्वायर 38 डिग्री या कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का मान क्या होगा। आपको सोचना है क्या, यहाँ देख लीजिए ना, दोनों समान हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम आंख बंद करके 1 लगा के चलाएंगे आंसर, तो कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ दिया जाए, तो 9 कॉमन कर सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 9 गुने, इसका वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ लिखा दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 एकम 9 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा, तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बटे साइन थीटा होता है। फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला, यानी यहाँ पे एच यहाँ पी यहाँ बी, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 गो साइड आपको पता हो, तीसरा का साइड कैसे निकालिएगा, बिना फार्मूला के नहीं लड़ सकते हैं 10th में। अब इसको याद करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और इससे निश्चित है आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब देखिए 5-7 नंबर तो बिल्कुल दिला देगा आपके क्लास 10 में। अब इसको याद कैसे करते हैं, यहाँ पे स्पीड में आपको बताएंगे, समझाएंगे, समझिएगा। आपको एक लाइन ई याद रखना है, एक लाइन आपको याद रखना है, बस सब काम हो जाए। क्रिकेटर आया बैटिंग करने, पहले बॉल पर 0 पर आउट होकर चल गया, पहले आया साइन 0 0 पे 0 हो जाएगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 हो जाएगा। बस यही एक लाइन आपको याद रखना है, उसके बाद टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ई अगर याद हो गया तो देखिए कॉस में क्या करना है, इस 1 को उठा के यहाँ रख देना, √3/2 को यहाँ रखेंगे, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, और 0 को यहाँ रख दीजिए, तो कॉस निकलेगा। मतलब साइन वाला ऐसे कोई लाइन है ना, सीधे उलट दीजिए लाइन के, तो आपका कॉस निकल जाएगा। अब आप पढ़े हैं पीछे फार्मूला, साइन बट्टे कॉस, यानी ये वाला पढ़ाए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यानी इतना बट्टे इतना कर देने से 10 मिलेगा। देखिए 0/1 कर दीजिए 0, 1/2 और √3/2 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 से √2 कट गया तो 1/1 हो गया, यहाँ 2 कट जाएगा तो √3/1 √3 हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित हो गया यहाँ पे। कॉसेक की बात करिएगा अब यहाँ पे, अब देखिए टेन भी निकल चुका है हमारा। जब तीनों निकल गया, टेन कैसे निकाले थे, साइन बट्टे कॉस करके, जब टेन तीनों निकल गया, हस्बैंड पता चल गया सबका, तो वाइफ कैसे निकलेगा, ओकरे के उल्टा कर दीजिए उनके बात को, 0 का उल्टा परिभाषित हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √2/1 का उल्टा √2। अब इसी का क्यों लिए हम, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना,
उसी तरीके से कॉस को उलट दीजिए तो सेक बनेगा, तो 1 का उल्टा उल्टा कर दीजिए, 2/√3 √2/1 2/1, तो अब समझ गए होंगे, आसानी से याद कर लेंगे। फिर उसी तरह tan को उल्टा कर दीजिए, 0 है तो अपरिभाषित, √3/1 √3 हो जाएगा, इसी तरीके से सब। तो आपका एक पूरा चार्ट आपको याद हो गया। ऐसे कोशिश करेंगे इसको फिर से हम 1-2 मिनट में वीडियो में आपको कराने का अलग से, ऐसे यहाँ पे आपको समझा दीजिए। सांख्यिकी वीडियो लंबा ना हो जाए, मेन चिंता ये है कि आप लोग समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन काम का चीज़ आप देखेंगे। मीन यानी कि माध्य, माध्य इसी को हम एवरेज भी, औसत भी कहते हैं। कुल योग बट्टा कुल संख्या, यहाँ से ये वो सवाल बनता है। अब से बार बार सुन लीजिए शांति से, हम तक अब रुकेंगे। अब अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या, सम और विषम वाला कम पूछता है, ये दोनों ज़्यादा पूछता है। अब जानते हैं प्रथम 5 सम संख्या, 2 4 6 8 10 हो गया। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अगर विषम संख्या, 1 3 5 7 9 हो गया। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक से और अपने आप में भाग लगे, एक से और अपने आप से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। वो किसी और से भाग नहीं लगेगा, यानी वो अपना सुनेगा तो वाइफ के सुनेगा, के अलावा कोनो के नहीं सुनेगा वो। जैसे 2 3 5 7 11, यही प्रथम 5 अभाज्य संख्या है बुआ, याद रखना। 2 3 5 7 11 प्रथम 5 अभाज्य संख्या। आपसे पूछता है क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले, तो ये 5 को याद रहेगा ना, तब जोड़कर 5 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि कुल योग सबको जोड़ दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा। क्लियर हो गया। यौगिक संख्या कहेगा तो इसमें एक और अपने आप से भाग लगने के साथ साथ किसी और से भी भाग लग सकता है, उसको बोलेंगे यौगिक संख्या बोलेंगे। क्लियर हो गया। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f होता है। अगर कल्पित विधि की बात करें तो a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f होता है, जहां d बराबर x माइनस a होता है ना। पद विचलन विधि से बात करें तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f गुने h होता है। माध्यक क्या होता है, तो ठीक बीच वाली संख्या होती है। सम रहने पर बीच में 2 को जो बचेगा उसको जोड़कर बाई 2 कर लीजिए। अब विषम रहने पर ठीक बीच वाली संख्या ही हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का रहेगा, इतना दे दिया और इसको बोला निकालने के लिए, तो इसको अरेंज करिए 3 4 4 5 और 6, तो देखिएगा 2 को इन्हें काट दीजिए, 2 को इन्हें काट दीजिए, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए आपको अगर ऐसा रहता, इतना दे दिया, तो आप इसको अरेंज करिए, तो 2 4 5 6, तो काटिएगा 2 को इन्हें कट जाएगा, तो बीच में 2 को बच जाए, तो दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दीजिए, 5 4 9 9/2 4.5, यानी 4.5 हमारा माध्यक हो जाएगा। माध्यक का ये फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला भी पूछा जाता है, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H होता है। जहां L बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। N क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होती है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है, माध्यक वर्ग की माप होता है। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो F से ही निकलता है संचयी बारंबारता। जैसे यहाँ 3 2 4 इस तरह दिया हुआ है, तो 3 तो 3 लिख दीजिए, और 3 में 2 जोड़ दीजिए तो 5, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9, इसी तरह आगे बढ़ते चल जाइए, तो ये CF निकल जाएगा, आपका संचयी बारंबारता निकल जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फुल फॉर्म होता है, तो क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। जैसे सिंपल वाला पूछ दिया था, बल्ले बल्ले है, तो फार्मूला से बनाइए, सब सिंपल होता है। इसको अब देखिएगा, यहाँ पे 3 और ले लीजिए। अब बोला इसका बहुलक निकालिए, तो बहुलक देखिए कौन है जो बहुत बार आया है ना, कौन है जो आया है। 3 देख रहे हैं हम, तो 3 हमारा कितने बार, 3 बार आ गया, सबसे ज़्यादा बार यही है, 3 आया है, तो बहुलक हमारा 3 हो जाएगा। बहुलक का एक और फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या था, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता, H था बहुलक वर्ग की माप था। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, जो क्लास मार्क कहते हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जैसे 30 से 40 दिया हुआ है इस तरह का, तो इसका अगर हम बात करें तो आपका दोनों को जोड़कर बाई 2 कर लेना है। चाहे आपको कभी कभी आपको डाटा दिया रहता है इस तरह का डाटा दिया है, तो आपको ध्यान देना है, उच्च सीमा 8 है, निम्न सीमा 1 है, दोनों को जोड़ लीजिए,
9 हो जाएगा, बट्टा 2 करिएगा 4.5 होगा, ये वर्गचिन्ह निकल जाएगा। लेकिन जब परिसर की बात कहेगा, जैसे इस तरह का कह दिया परिसर, तो उच्च सीमा 15 है और निम्न सीमा 1 है, 15 में से 1 घटा दीजिए तो 14 आपका जो है परिसर आ जाएगा। इसको रेंज कहते हैं। प्रायिकता क्या होता है? P बराबर NE/NS होता है। एगो सिक्का को उछालिएगा तो सिक्का में आप जानते हैं कि हेड या न टेल होता है। जब एक सिक्का उछालिएगा तो कुल संभावना कै गो बनेगा? 2 गो बनेगा, हेड और टेल। 2 गो सिक्का उछालिएगा तो कुल संभावना 4 बनेगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। एकदम यहीं से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 सिक्का को उछालिएगा तो कुल संभावना 8 होगा। यहाँ पे HHH, THH, HTH, HST, TTH, TST, HTT और TTT। अब एक बात यहाँ आपसे नहीं पूछे, कुल संभावना 2, 4, 8 कैसे बन रहा है? तो 2 सिक्का में एगो सिक्का उछालते हैं तो 2 को बनता है, 2 के पावर n हो जाएगा। यानी जब एक सिक्का उछालिएगा तो यहाँ n की जगह 1 बैठाइएगा, देखिए 2 को बन गया। अगर 2 को सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 2 यानी 4 बनेगा। अगर 2 के पावर n यानी 2 के पावर यहाँ 3 बैठाइएगा तो 8 बनेगा कुल संभावना। इसी प्रकार से आपका बनेगा। सवाल आपका इस पर भी पूछा हुआ है। अब देखिएगा, एक पासा को फेंकने पर क्या होगा? 1 मिनट। एक पासा को फेंकने पर कुल संभावना कितनी होगा? तो पासा जिसको डाइस कहते हैं, लुडुआ का गुटिया नहीं होता था, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता था, तो वही 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 2 पासा फेंकने पर कुल संभावना, देखिए 6 के पावर n फार्मूला बता दिए, तो एक पासा फेंकिएगा तो क्या बनेगा? 6 बनेगा कुल संभावना। और जैसे ही यहाँ पे n की जगह 2 बैठाइएगा, 2 को पासा फेंक रहे हैं ना, तो 36 हो जाएगा। 3 पासा फेंकिएगा तो कुल संभावना 216 हो जाएगा, 6 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इससे सवाल बनता है। अब आपका आखिरी चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊपर में नहीं लेकर यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिए हैं। ऊंचाई और दूरी। उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर देखना। देख रहे हैं ना, अभी उन्नति उसका विलोम शब्द होता है, हिंदी में कहीं पूछ ना दे, उन्नति का अवनति होता है, बोलते हैं ना हम लोग। तो उन्नति से हो गया उन्नयन कोण, अव से हो गया अवनयन कोण। अब देखिए, उन्नयन कोण माने आप 10th पास करिएगा, अभी सपना संजोए होंगे, 10th करेंगे, इंटर करेंगे, है ना, उसके बाद 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी आप तैयारी करेंगे। अगर तैयारी करना होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, जरूर मदद करेंगे पॉलिटेक्निक में आपके हम, है ना। और उसके बाद आप जो है इंटर करेंगे, आगे जो है BSc करेंगे, BTech करेंगे, IAS बनने का सपना देखे होइएगा, है ना। तो बहुत सारा, यानी उन्नयन कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर भागना चाहते हैं आप, है ना। तो ऊपर की ओर जब देखिएगा तो आपका प्रेक्षक है, आप ही हैं, और ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर जब ताकते हैं तो उन्नयन कोण कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अवनमन कोण, अब नीचे की ओर देखना, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मतलब नीचे की तरफ देखना। लेकिन होता है कभी कभी सवाल बनाते बनाते नहीं बनेगा सवाल, तो मुंह नीचे लटक जाता है, ओह क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गए आप। जो डिप्रेशन में आपका क्या होता है, मुंह नीचे की ओर आ जाता है, तो अवनमन कोण हो जाएगा। तो नीचे की ओर प्रेक्षक जब दिखता है, प्रेक्षक है, नीचे की ओर ताकेगा तब क्या बोलिएगा? अवनमन कोण होगा। जब कोण पूरक हो अर्थात जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो हाइट बराबर √AB होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी एक CBSE का पेपर सॉल्व करवा रहे थे तो उसमें क्या निकल कर आया, ई नहीं देकर वहाँ पे लिख दिया हाइट बराबर, पूछ दिया ऑप्शन में AB ना देके ए वाला दिया हुआ था, सॉरी ST दिया हुआ था, ST लिख दिया था, तो क्या दिक्कत है, ST मान लिया होगा वहाँ पे। लेकिन दोनों को लेकर रूट में गुना करते हैं तो हाइट निकल जाएगा, जब आपका 90 डिग्री बनाएगा वहाँ पे। ये 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम बोल दिए, बस आखिरी कंसेप्ट है आपका, खत्म हो गया सब फॉर्मूला। जब थीटा आपका 45 डिग्री की बात करे, ध्यान दीजिएगा, ये तो फिक्स है ना, 90 डिग्री होगा, तो 45, तो आधार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कर्ण आपका आधार और ऊंचाई आपका जो है 1 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपका √2 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा फायदा याद रखने से? अगर आपको आधार दिया रहेगा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, आप पूछ देगा आपको कितना, कि आपको बोलेगा कि लंब कितना होगा, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ भी 5 होगा। और √2 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ 5 समय 1 5 5 1 5 5, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दीजिए, 5 √2 हमारा करना आ गया। तो फायदा है ना, बहुत फायदा है। दूसरा, थीटा बराबर 30 डिग्री जब हो जाए, यहाँ पे तो आपको फिक्स है 90 डिग्री होगा, यही वाला बात हो रही है, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कहा आधार आपका √3 होगा, ऊंचाई आपका 1 होगा, ये 2 होगा। अब आपको मान लीजिए कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 8 दे दिया, तो 1 का वैल्यू 8 है, तो यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 8 से गुना कर दीजिए, सबकी आपकी लंबाई निकल कर आ जाएगी, आपकी कर्ण का, आधार का, ऊंचाई का। आखिरी है, थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो
आधार, ऊंचाई और कर्ण। तो आधार आपका 1 होगा, ऊंचाई आपका √3, कर्ण आपका 2 होगा। जैसे यहां अगर 60 डिग्री आपका बन गया तो आधार आपका 1 होगा, ऊंचाई आपका √3 होगा और कर्ण आपका 2 होगा। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इसकी कर्ण की लंबाई दिया रहे आपको, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यानी आप ही बताइए 2 का वैल्यू 10 दिया गया है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 10/2 करिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 1 का निकल गया तो यहाँ तो 5 आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी किसी भी साइड हाइट निकालना हो, हाइट इसको बोलते हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ आपको और बता दें, सवाल में जब हाइट डिस्टेंस का सवाल जब बनाइएगा, जब भी सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी आपका कभी भी बात करें तो सीढ़ी हमेशा तिरछा लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो सीढ़ी मतलब कर्ण होगा। क्लियर हो गया। जब भी दीवाल की बात करें, दीवाल की बात करें तो दीवाल आपका सीधा बनता है, टेढ़ा नहीं बनता है। तो दीवाल आपका सीधा सीधा होगा, यानी उल्लंब होगा। कभी भी आपको खंभा की बात करें तो खंभा आपका लंब होगा। कभी भी आपका टावर की बात करें, टावर आपका लंब होगा। कभी भी परछाई की बात करें तो परछाई आपका हमेशा नीचे बनता है, तो ये परछाई आपका आधार हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि पतंग की डोरी, पतंग की डोरी का मतलब पतंग ऐसे ऐसे उड़ेगा, सीधा सीधा कहियो ना, ऐसे तिरछा जाएगा पतंग की डोरी, तो पतंग की डोरी मतलब कर्ण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे मज़ा आया होगा। लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और एक और अनाउंसमेंट करेंगे, अगर इंटेंशन हो हेल्प का हमसे कि हाँ हमको हेल्प कीजिए, तो इस नंबर पर आप हमको ज़रूर मैसेज करिएगा। क्यों मैसेज करिएगा? कुछ गेस क्वेश्चन आपको हम देंगे जहाँ से टकराने का उम्मीद रहेगा। हम भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन हाँ इंसान ही है, और जो देंगे निश्चित टकराएगा। 12th वाले में मज़ा आया है और 10th वाले में भी मज़ा आएगा, उम्मीद है। तो आप इससे जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्त मित्र को तनी शेयर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर मोस्ट